क्या है जीका वायरस, कैसे बच सकते हैं इसके इन्फेक्शन से, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, क्या होते हैं इसके बचाव और क्या होते हैं इसके घरेलू उपचार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। जीका वायरस एक वायरल बुखार है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि अन्य वायरल इन्फेक्शन की तरह ही है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या फिर येलो फीवर। जीका वायरस की बात करें तो 1947 की दशक में जीका वायरस पहली बार एक अफ्रीकी देश में डिटेक्ट हुआ था। अगर भारत की बात करें तो 3 साल से भारत में भी जीका वायरस के काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। इसमें गुजरात, एमपी एंड केरला में काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। करंटली अभी यूपी का एक सिटी है कानपुर, जहाँ पे अभी काफ़ी केसेस देखने में आ रहे हैं। अगर हम जीका वायरस की सिम्टोमेटोलॉजी की बात करते हैं, जीका वायरस की प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो जीका वायरस के ज़्यादातर मामलों में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सिम्टम्स नहीं आते और जीका वायरस का इन्फेक्शन होकर सही भी हो जाता है। कुछ मामलों में जहाँ पे जीका वायरस के इन्फेक्शन से शरीर में तेज बुखार के साथ साथ शरीर में दर्द होना, आंखों पे लालीपन आना, जिसको कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, तथा शरीर पर रैशेस भी पड़ते हैं, जो कि हफ्ते 2 हफ्ते में पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद। जीका वायरस का इन्फेक्शन सबसे खतरनाक है गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि ये वायरस जो है गर्भवती महिलाओं से उनके बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है और माइक्रोसिफेली अथवा जीबीएस सिंड्रोम नामक बीमारी उनमें डेवलप कर सकता है। माइक्रोसिफेली का मतलब है जो ब्रेन का विकास है वो बिल्कुल नहीं होना या ब्रेन उसमें छोटा रह जाता है, जिससे बेबी का सर्वाइवल भी नहीं हो पाता। जीबीएस जिसको हम गिलेन बारे सिंड्रोम बोलते हैं, ये एक बीमारी है जो कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और पैरालिसिस कराती है। जीका वायरस के बहुत ही कम मामलों में देखा गया है कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है, बट अगर जीका वायरस का इन्फेक्शन अगर फेफड़ों को गंभीर रूप से अगर इन्फेक्ट करता है तो ऐसे मामलों में मरीज को भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। जीका वायरस के अगर बचाव की बात करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जीका वायरस का स्प्रेड कैसे होता है। इसमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। जीका वायरस एक जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है और दूसरा ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, मतलब कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी ये ट्रांसमिट होता है। अगर मच्छरों की बात करें तो इसके लिए जो मच्छर उत्तरदायी है उसको हम टाइगर मस्क्यूटो या फिर एडिस एजिप्टी बोलते हैं, जो कि इसके अंडे जो होते हैं ये साफ पानी में ये देता है और ये जो मच्छर है वो दिन के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है, स्पेशली दोपहर से रात के समय में। उसी समय ये लोगों को बाइट करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो हम मच्छर के प्रजनन के लिए कहीं भी बाहर पानी एकत्रित ना होने दें, चाहे वो गमले हों, चाहे वो छतों पर रखे हुए बॉटल, टूटे हुए बर्तन, या फिर आसपास घर के आसपास कोई गड्ढा या फिर टायर, या फिर घर के अंदर एसी में जो वाटर कलेक्टर होता है, या फिर जो फ्रिज के नीचे जो स्पेस होता है जहाँ पे पानी रुक सकता है, ऐसी जगहों को डेली बेसिस पे साफ करते रहें। दूसरी चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हमें मच्छरों से काटने से बचना होगा। इसके लिए पहली चीज़ तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने पड़ेंगे, या फिर मार्केट में जो अवेलेबल मॉस्किटो रिपेलेंट चीज़ें हैं, जैसे लिक्विड हो गया, लोशन हो गया, क्रीम हो गया, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है जहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात है, वहाँ पे बेसिकली ये जो वायरस है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में अगर ब्लड का कांटेक्ट हो तो उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खून चढ़ाया जाए जो कि जीका वायरस से इन्फेक्टेड है तो दूसरे व्यक्ति को भी जीका वायरस हो सकता है। ये जीका वायरस जो होता है ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है और साथ में ये जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके सीमेन में जीका वायरस काफ़ी दिन तक जीवित रह सकता है। तो ऐसे में जीका वायरस जो है वो यौन संबंधों से भी फैल सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इसका टोटली कंजर्वेटिव होता है, मतलब अभी तक जीका वायरस के इन्फेक्शन का
कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अभी जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं मरीजों को। अगर मरीज को तेज बुखार आ रहा तो उसमें पैरासीटामोल की गोली दे सकते हैं। अगर उसको सही में दर्द हो रहा तो उसको दर्द की गोली दे सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस है तो किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देना वाली है, इसमें पेशेंट को भोजन प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन लेते रहना चाहिए, साथ में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। उसको बहुत सारा तरल पदार्थ रेगुलर वे पे लेते रहना है ताकि बॉडी में किसी तरह का कोई डिहाइड्रेशन ना होने पाए। भोजन की कमी से न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य लक्ष्य है आमजनों में स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस को फैलाना। यदि आपको भी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।